और ये गर्मी कैसे बढ़ती है ये काफी हद तक लैटिट्यूड यानी अक्षांश पर निर्भर करता है। मतलब इक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी, पोल्स की तरफ कम। एकदम सही। इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास पानी सबसे गर्म होता है, औसतन 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और जैसे जैसे आप ध्रुवों मतलब पोल्स की तरफ जाएंगे ये घटकर -2 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। ओके, लेकिन क्या सिर्फ सूरज और लैटिट्यूड ही तापमान तय करते हैं या कुछ और भी है? नहीं नहीं, और भी कारक हैं, बहुत अहम है समुद्री धाराएं, ओशन करंट्स। हाँ, करंट्स तो सुना है। जैसे आपने गल्फ स्ट्रीम का नाम सुना होगा, गर्म पानी वाली धारा। हाँ हाँ। वो पश्चिमी यूरोप को अपेक्षाकृत गर्म रखती है। वैसे ही ठंडी कैनरी करंट है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट को ठंडा करती है। अच्छा। और हाँ, हवाएं और जमीन से नजदीकी ये भी लोकल टेम्परेचर पर असर डालते हैं। ये तो हुई हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात, मतलब सतह पर कैसे फैला है तापमान। अगर हम वर्टिकली नीचे जाएं, गहराई में। हाँ, वर्टिकल स्ट्रक्चर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। महासागर में नीचे जाने पर तापमान बदलता है। मोटे तौर पर 3 परतें होती हैं। 3 परतें? कौन कौन सी? 100 मीटर गहरी होती है। यहाँ पानी गर्म होता है और हवा लहरों से मिलता जुलता रहता है, मतलब मिक्स रहता है। ठीक है, ऊपरी 100-200 मीटर। हाँ, फिर इसके ठीक नीचे आती है एक बहुत खास परत, थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन, ये क्या चीज है? थर्मोक्लाइन वो जोन है जहाँ गहराई के साथ तापमान बहुत तेजी से गिरता है, एकदम शार्प गिरावट। अच्छा। ये एक तरह की अदृश्य दीवार या बैरियर है जो ऊपर के गर्म हल्के पानी को नीचे के ठंडे भारी पानी से मिलने से मिक्स होने से रोकती है। ओह, तो ये एक बाउंड्री जैसी हो गई। हाँ, कह सकते हैं। समुद्री जीवन और सर्कुलेशन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस थर्मोक्लाइन के नीचे फिर क्या है? उसके नीचे है विशाल गहरा क्षेत्र, डीप जोन या एफोटिक जोन। अंधेरा एकदम। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। और ये महासागर का करीब 80% हिस्सा है। बहुत ठंडा रहता है, लगभग 0 डिग्री से 3 डिग्री सी के बीच, और काफी स्थिर शांत। समझ गए। तो ये थी तापमान की कहानी। अब आते हैं महासागर के चरित्र पर, सिलिनिटी यानी लवणता पर। इसका क्या मतलब है? सैलिनिटी का सीधा मतलब है पानी में कितना नमक खुला हुआ है। नमक मतलब खाने वाला नमक? हाँ, सोडियम क्लोराइड उसमें सबसे ज्यादा होता है, पर और भी कई तरह के सॉल्ट्स होते हैं। इसे हम मापते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड में, शॉर्ट में पीपीटी। पीपीटी। ओके। समुद्र के पानी की औसत एवरेज सैलिनिटी करीब 35 पीपीटी होती है। 35 पीपीटी। और ये नमक आता कहाँ से है समुद्र में? इसके कई स्रोत हैं। सबसे बड़ा स्रोत है जमीन की चट्टानों का अपक्षय, मतलब वेदरिंग। नदियां इस घुले हुए मिनरल्स को बहाकर समुद्र तक लाती हैं। अच्छा, नदियों से। हाँ, और कुछ हद तक समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी फटते हैं उनसे भी सॉल्ट्स निकलते हैं। तो क्या ये सैलिनिटी, ये 35 पीपीटी हर जगह एक जैसी होती है या ये भी बदलती है? नहीं नहीं, ये बदलती है। इसे कंट्रोल करने वाले कई फैक्टर्स हैं। जैसे कि जब पानी भाप बनता है तो नमक पीछे छूट जाता है। हाँ, ये तो है। और दूसरा है सी आइस फॉर्मेशन। जब समुद्री पानी जमकर बर्फ बनता है तब भी नमक पानी में ही रह जाता है, जिससे आसपास के पानी की सैलिनिटी बढ़ जाती है। अच्छा, बर्फ बनने से भी। इंटरेस्टिंग। तो सैलिनिटी कम कैसे होती है? कम होती है ताज़ा पानी मिलने से, जैसे बारिश या बर्फबारी, मतलब प्रेसिपिटेशन। हाँ, बारिश का पानी तो मीठा होता है। बिल्कुल। फिर नदियों का ताज़ा पानी जो समुद्र में गिरता है, रिवर इनफ्लो। और जब ध्रुवों पर या ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है, आइस मेल्टिंग, उससे भी ताज़ा पानी आता है। तो इन सब वजहों से सतह पर सैलिनिटी अलग अलग होगी, कहाँ ज्यादा कहाँ कम। हाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में काफी फर्क दिखता है। सबसे ज्यादा सैलिनिटी आपको मिलेगी सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, मतलब कर्क और मकर रेखा के आसपास, 20-30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पर। वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ आसमान साफ रहता है, धूप तेज होती है, तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है, बारिश कम होती है, जिसे सार्गासो सी एक उदाहरण है। अच्छा, और इक्वेटर पर? इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर बारिश ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ सैलिनिटी थोड़ी कम होती है, 35 पीपीटी से। और पोल्स पर, ध्रुवों पर? पोलर रीजन्स में सैलिनिटी सबसे कम होती है। एक तो इवेपोरेशन कम है, दूसरा बर्फ पिघलने से और नदियों से ताजा पानी भी आता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं बहुत ज्यादा और बहुत कम सैलिनिटी वाली जगह का? हाँ बिल्कुल, जैसे रेड सी में सैलिनिटी 40 पीपीटी से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा खारा पानी है। और दूसरी तरफ बाल्टिक सी है यूरोप में, जहाँ सैलिनिटी 15 पीपीटी से भी कम है, काफी ताजा पानी जैसा लगता है। कमाल है, इतना फर्क। तो ये टेम्परेचर और सैलिनिटी, ये दोनों मिलकर पानी के घनत्व मतलब डेंसिटी पर असर डालते होंगे। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। पानी की डेंसिटी मुख्य रूप से टेम्परेचर और सैलिनिटी पर ही निर्भर करती है। कैसे? हाँ, और क्योंकि ये भारी होता है, ये नीचे की ओर डूबता है, मतलब सिंक्स। और इसी डूबने से कुछ बड़ा होता है। क्या ये किसी सर्कुलेशन को जन्म देता है? हाँ, यहीं से शुरुआत होती है पृथ्वी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परिसंचरण प्रणालियों में से एक की। इसे कहते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन। थर्मो मतलब तापमान, हेलाइन मतलब लवणता। बिल्कुल, इसे ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं, एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह। हाँ, ये कैसे काम करता है, कहाँ से शुरू होता है? इसकी शुरुआत होती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, खासतौर पर ग्रीनलैंड और नॉर्वे के पास के समुद्रों में। अच्छा, नॉर्थ अटलांटिक में। हाँ, वहाँ सतह का पानी बहुत ठंडा हो जाता है और उसमें सैलिनिटी भी ज्यादा होती है। नतीजतन ये पानी बहुत डेंस होकर हजारों मीटर नीचे डूब जाता है। इसे कहते हैं डीप वाटर फॉर्मेशन। डीप वाटर फॉर्मेशन। तो ये गहरा पानी फिर कहाँ जाता है? ये गहरा ठंडा पानी फिर एक बहुत धीमी विशाल नदी की तरह अटलांटिक से दक्षिण की ओर बहना शुरू करता है। दक्षिण की ओर। हाँ, फिर ये अंटार्कटिका के चारों बिंदु और शांत महासागर में प्रवेश करता है। पूरी दुनिया का चक्कर। हाँ, लगभग। अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान ये धीरे धीरे ऊपर की परतों के पानी से मिलता है, थोड़ा गर्म होता है और आखिरकार सतह पर वापस आता है और फिर सतही धाराओं के रूप में वापस नॉर्थ अटलांटिक लौटता है। अरे, इसमें तो बहुत समय लगता होगा। बहुत। इस पूरे चक्कर को पूरा होने में सैकड़ों यहाँ तक के हजारों साल लग सकते हैं। बाप रे। हजारों साल। हाँ, और ये पूरा सिस्टम पृथ्वी के थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। ये भूमध्य रेखा को ध्रुवों तक पहुंचाता है, जिससे दुनिया भर की जलवायु नियंत्रित होती है। पश्चिमी यूरोप का मौसम जो नहीं होता, बड़ा हाथ है। वाकई कमाल की बात है ये ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट। और ये जानना हमारे यूपीएससी या दूसरे सरकारी एग्जाम कैसे महत्वपूर्ण है। रेलेवेंस क्या है? देखिए, ये कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उन बड़ी मौसमी घटनाओं से जुड़े हैं जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते और सुनते हैं। जैसे साइक्लोन्स का बनना या भारतीय मानसून, इंडियन मानसून की तीव्रता, या फिर एल नीनो जैसी घटनाएं। ये सब कहीं ना कहीं समुद्र के टेम्परेचर और सैलिनिटी पैटर्न से प्रभावित होती हैं। अच्छा, इंडियन मानसून भी? कैसे? हाँ, उदाहरण के लिए बे ऑफ बंगाल की कम सैलिनिटी और उसका अपेक्षाकृत ज्यादा तापमान मानसून के बनने के लिए जरूरी नमी और ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। यहाँ के कंडीशंस मानसून की ताकत को प्रभावित करते हैं। अरेबियन सी की अपनी भूमिका है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है।
क्या यूपीएससी में सवाल आते हैं इन टॉपिक्स पे? बिल्कुल आते हैं। अगर आप पिछले सालों के पेपर्स देखें तो मेंस 2023 में सैलिनिटी में भिन्नता और उसके प्रभावों पर सवाल था। मेंस 2022 में ओशन करंट्स की उत्पत्ति और उनके प्रभाव पूछे गए थे। अच्छा, और प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में भी 2018 में अटलांटिक और प्रशांत महासागर की सैलिनिटी की तुलना पर सवाल था और प्रीलिम्स 2016 में स्थायी थर्मोक्लाइन बेल्ट पर प्रश्न पूछा गया था। तो ये टॉपिक्स निश्चित रूप से सिलेबस का अहम हिस्सा है। तो हमने देखा कि कैसे ये दो कांच से सरल चीजें, तापमान और लवणता, महासागर की अंदरूनी संरचना तय करती हैं और उससे भी बढ़कर एक विशाल वैश्विक परिसंचरण तंत्र, वो ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट चलाती हैं जो हमारे ग्रह की जलवायु को नियंत्रित करता है। ये सचमुच महासागर के दिल की धड़कन और उसका चरित्र है। बिल्कुल। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल या सोचने वाली बात ये उभरती है कि आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और खासकर ध्रुवों पर जो बर्फ तेजी से पिघल रही है, हाँ। उसका इस नाजुक संतुलन पर, खासकर इस जीवनदायी ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट पर क्या असर पड़ रहा है? क्या ये सर्कुलेशन धीमा हो रहा है, बदल रहा है और भविष्य में इसके हमारी जलवायु के लिए क्या परिणाम हो सकते हैं? ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर लगातार रिसर्च हो रही है और हमें भी इस पर नजर रखनी चाहिए। ये वाकई एक गंभीर चिंता का विषय है और आगे और खोजबीन की बात है।